हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुनीता एंड हम देख रहे थे क्लास 10th का टॉपिक मेटलर्जी। क्लास 10th का साइंस 1 टॉपिक दैट इज़ मेटलर्जी एंड इस टॉपिक के अंदर हम देख रहे हैं आज के सेशन में पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है, ओके, बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक अंडर द चैप्टर। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेरिमेंटली जिसमें बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो हम मार्क्स लूज़ नहीं करना चाहते और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मेटलर्जी 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 सुनते आ रहे हैं टॉपिक। यस, अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें देख भी ली। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स देखा, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स देखा, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो भी देखा, सब कुछ देखा। बट मेटलर्जी के बारे में अभी तो कोई अता पता नहीं है ना। चलिए, मेटलर्जी में उसका आधा अगर वर्ड लेते हैं तो मेटल आता है। ओके, मेटल स्टूडेंट्स हम कहाँ देखते हैं? भाई हर जगह देखते हैं मेटल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम घर में किचन में जाते हैं तो वहाँ पे मेटल्स के बर्तन वगैरह देखते हैं। फिर हॉल में आते हैं बेडरूम में, यस, मेटल के विंडोज़ वगैरह देखते हैं, है ना। फिर हम बाहर जाते हैं, मेटल की गाड़ियाँ देखते हैं। कंस्ट्रक्शन होता हुआ बिल्डिंग, उसमें भी मेटल्स यूज़ होता है। ब्रिजेस, उसमें भी मेटल्स यूज़ होते हैं। तो मतलब मेटल्स बहुत से जगहों पे यूज़ होता है। कह सकते हैं कि एक वाइटल पार्ट हो गया हमारे लाइफ का, है ना। सो स्टूडेंट्स, अब मेटल अगर इतना इम्पॉर्टेंट है तो मेटलर्जी मतलब उसकी एक्सट्रैक्शन, उसका प्यूरिफिकेशन, उसका यूजेबिलिटी, वो सब भी कैसे होता है हमें जानना बहुत ज़रूरी है ना। यस, और वही हम देख रहे हैं। तो चलिए, मेटलर्जी क्या है सबसे पहले फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स, मेटलर्जी की अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस समझते हैं पहले, देन डेफिनेशन। सो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? अगर हम बात करें मेटलर्जी, तो मेटल्स हमें डायरेक्टली तो जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर डायरेक्टली तो नहीं मिलता, नेचर में होता है और कुछ एक कंबाइंड फॉर्म में होता है ना। कुछ कचरा वगैरह भी होता है साथ में। तो मान लेते हैं कि एक पत्थर है जिसे हम ओर कहते हैं, ओके, उसमें मेटल भी है, काफ़ी अमाउंट ऑफ मेटल है उसमें। तो ये जो ओर है, हम उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब इस मेटल का क्या करेंगे? भाई कुछ यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इसको यूजेबल फॉर्म में बनाना, ठीक है, वो अगला प्रोसेस होगा। सो ओर में से हमने मेटल्स एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, यूजेबल फॉर्म में बनाया। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम कहेंगे एक तरह का मेटलर्जी, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। चलिए, अभी मेटलर्जी की डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। ओर्स से मेटल्स एक्सट्रैक्ट करना और उस मेटल को प्यूरिफाई करना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स एंड प्यूरिफाइंग फॉर फर्दर यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आई विल रिपीट द डेफिनेशन वंस अगेन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी for regarding the extraction of metal, extraction of metal याद रखिएगा, from ore, ठीक है, एक ore है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल और फिर उसको प्यूरिफाई करके यूज़ करने जैसा बनाना, इसे हम कहते हैं मेटलर्जी। स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि ओर तो है, भाई ये ओर कहाँ होता है, किस फॉर्म में होता है, ठीक है। यस, सो ऑकरेंसेस ऑफ मेटल जो है स्टूडेंट्स, वो ओर्स तो ठीक है, मेटल होता है उसमें, कचरा भी होता है, बट दो तरह के होते हैं नेचर में। एक तो हो गया कंबाइंड फॉर्म और दूसरा हो गया फ्री स्टेट। अब कंबाइंड स्टेट एंड फ्री स्टेट में अगर हम बात करें, नाम से थोड़ा बहुत हम को रिलेट कर सकते हैं। कंबाइंड मीन्स किसी के साथ होगा, फ्री मतलब अकेला होगा, ठीक है। अब होगा तो होगा, लेकिन कौन सा मेटल? भाई कंबाइंड कौन होगा, फ्री कौन होगा, ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना समझना। ओके, सो आई विल गिव यू अ हिंट। कंबाइंड फॉर्म में ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ओके। कंबाइंड स्टेट में मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और फ्री स्टेट में द लीस्ट रिएक्टिव, है ना, जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम कहते हैं ना लीस्ट बॉदर्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे मोस्ट अनरिएक्टिव, अच्छी तरह से अगर हम कहना चाहें पर्टिकुलरली, तो मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल्स आर इन फ्री स्टेट and most reactive metals are in combined state. अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने एक और लिया हुआ है, अगेन एक पत्थर है, इसमें आपको कुछ एक चमकीला पार्ट दिख रहा होगा येलो कलर का। दिस इज़ एक्चुअली नथिंग बट
गोल्ड, ठीक है, और बाकी जो है वो कचरा है। तो इस पत्थर में से हमें गोल्ड एज अ मेटल निकालना है। अब हमें पता है कि मेटल गोल्ड जो है वो रिएक्ट ही नहीं करता किसी के साथ, ना पानी के साथ, ना गर्म पानी के साथ, एंड सो ऑन। तो ये मोस्ट अनरिएक्टिव मेटल हो गया। तो क्या सिर्फ और सिर्फ फ्री स्टेट में सिर्फ गोल्ड ही होता है क्या? नहीं, सिल्वर भी होता है और प्लैटिनम भी होता है। नेचर में ही ये फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, याद रहेगा। अब कंबाइंड स्टेट की बात करें, कंबाइंड स्टेट में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होंगे। याद है जब रिएक्शंस ऑफ मेटल्स देख रहे थे, हमने वहाँ पे देखा था मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, है ना। तो मेटल ऑक्साइड क्या है? एक कंबाइंड स्टेट है मेटल का, अब मेटल के होने का एक कंबाइंड स्टेट है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड्स में हो सकते हैं, कार्बोनेट्स में हो सकते हैं, सल्फाइड्स एंड नाइट्रेट्स। ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स हमने एग्जाम्पल्स देखा हुआ है, कार्बोनेट्स है ना, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड सो ऑन। तो CO3, सल्फाइड्स S, नाइट्रेट्स NO3। तो ये सारे के सारे कंबाइंड स्टेट में होते हैं विथ मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सो ऑकरेंसेस ऑफ मेटल्स क्लियर है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है स्टूडेंट्स? ऐसा होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे, 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हैं और आपको कहा है कि इनको ग्रुप में डालिएगा, कौन से कंबाइंड स्टेट और कौन से फ्री स्टेट में हो सकते हैं, तो तब आपको ये एग्जाम्पल्स काम आएंगे, याद रखिएगा। फर्दर हम देखेंगे, ये एक तरह का पत्थर कुछ जैसा दिख रहा है स्क्रीन पे। यस, पत्थर पे सर फोड़ने के लिए नहीं लिया है, यस, पत्थर एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब ये पत्थर एग्जाम्पल है आयरन ऑक्साइड का। यस, आयरन ऑक्साइड, अभी तो मैम आपने कहा कंबाइंड स्टेट का एग्जाम्पल। यस, आयरन ऑक्साइड कंबाइंड स्टेट का एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी अकरेंसेस ऑफ आयरन मेटल जो है वो कंबाइंड स्टेट में है। तो इस पत्थर को हमने यहाँ पे क्यों लिया हुआ है एज एन एग्जाम्पल? समझने के लिए कि ये जो एक पत्थर है, ठीक है, फिलहाल हम इसको पत्थर ही कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं मिनरल, ठीक है। ये जो पत्थर जैसा दिख रहा है इसे हम कहते हैं मिनरल। ऐसा क्यों? क्योंकि मिनरल्स वो होते हैं जिनमें कंपाउंड्स ऑफ मेटल, ठीक है, द कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट अकर इन नेचर, नेचर से ही इम्प्योरिटीज़ के साथ होता है। नेचर में ही ये जो कंपाउंड्स ऑफ मेटल है आयरन, ठीक है, ऑक्साइड के साथ है, तो ये हमारे लिए इम्प्योरिटी हो गई। तो आयरन कंपाउंड, सॉरी, आयरन मेटल जो है ये हम इसको कंपाउंड ऑफ मेटल कह रहे हैं। द कंपाउंड ऑफ मेटल दैट अकर्स इन नेचर along with impurities are called minerals. आयरन ऑक्साइड, आयरन प्लस ऑक्सीजन है इसमें, ओके, बाकी दूसरे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ जो हम फर्दर देखेंगे, ओके। तो कंपाउंड ऑफ मेटल दैट अकर्स इन नेचर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड एज मिनरल। बहुत से बच्चे मिनरल एंड ओर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं ओर की। यस, अब ये कुछ काला पत्थर जैसा दिख रहा है, ठीक है, काला पत्थर, मैं किसी मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ब्लैक स्टोन जैसा कुछ, कहीं पे थोड़ा चमक रहा है, पर्टिकुलर शेप भी नहीं है, पत्थर जैसा दिख रहा है। ये जो काला पत्थर जैसा दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं ओर। अब ओर क्या होता है ना, इसे हम कहते हैं ओर, बट व्हाट इज ओर? यस, ओर इज नथिंग बट द मिनरल्स, है ना। ओर क्या है? जिस मिनरल से हम मेटल को निकाल सकें उसे हम कहते हैं ओर। मिनरल्स हमने देखा ऊपर, मिनरल्स क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में हैं। अब उन मिनरल्स में से हम मेटल को अलग कर सकें, जैसे आयरन ऑक्साइड है तो आयरन मेटल को हम उस मिनरल से अलग कर सके इकोनॉमिकली। आई एम रीडिंग आउट द स्टेटमेंट, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली यानी मीन्स, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे पास एक खान है, ठीक है, कोई भी मेटल की एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास 2 खाने हैं, ठीक है, 2 खाने हैं। अब खदान कह सकते हैं हम उसको, तो खदान A और खदान B। खदान A में मुझे 500 फीट खोदना होगा और सिर्फ 50% ही मिनरल्स ओर्स में निकाल सकती हूँ, ठीक है। खदान B या फिर माइन B अगर ले लीजिए, माइन B में आई हैव टू डिग ओनली 700 फीट। यस, फीट वाइज पहले वाला 500, ये 700 है, बट
यहाँ मुझे 90% और अवेलेबल होगा। तो कौन सा इकोनॉमिकली प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली माइन बी, है ना। तो इकोनॉमिकली का मतलब है सबसे सस्ता, ठीक है, जो कम रिसोर्सेज यूज़ करे, कम मैन पावर लगाए, कम खर्चा करे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स दे इकोनॉमिकली। सो द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई, मिनरल्स एंड ओर्स। अब देखते हैं ये जो ओर हमने लिया हुआ है, द ओर्स कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, जैसे सैंड हो गया, सॉइल हो गया एंड रॉकी सब्सटेंसेस, रेती, मिट्टी और पत्थर, कंकड़ कह सकते हैं। ऐसे इम्प्योरिटीज़ को हम कहते हैं गैंग। अब बहुत से बच्चे उसको गैंग्यूज, गंगू एंड सो ऑन कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। वी हैव टू से प्रोनाउंस इट प्रॉपरली। इसे हम कहते हैं गैंग। तो यहाँ पे आपको ओर में जो एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे ब्राउन कलर के दिख रहे होंगे सब्सटेंसेस, वो क्या है? नथिंग बट गैंग। होप सो समझ में आया। Ores contain many types of impurities just such as sand, soil and rocky substances along with the metal compound, और उन impurities को हम कहते हैं gang। फाइन। तो चलिए मेटलर्जी में आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह मिनरल्स निकाले जाते हैं, फिर उसमें से ओर्स मिलता है, फिर उसमें से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। फाइन। तो हम कहेंगे कि अगर एक माइन है मेरे पास, तो हमने वहाँ से ओर्स निकाला, ठीक है। ओर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द माइंस, यस, ओर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द माइंस एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड। भाई माइन से निकाल लिया, करना क्या है? उसको ट्रांसपोर्ट करना है। कहाँ? इंडस्ट्री तक, फैक्ट्रीज तक पहुँचाना है, ठीक है। अब ओर्स माइंस में से निकाल लिए और हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना है। फाइन। बट बिफोर ट्रांसपोर्टिंग, है ना, काफ़ी बड़े बड़े ओर्स और टुकड़े निकले होंगे, तो बिफोर ट्रांसपोर्टेशन व्हाट वी डू इज़, गोल गोल घूम रहा मशीन दिख रहा होगा, जिसे हम कहते हैं बॉल मिल, ठीक है। सो जो ओर्स हमने माइंस में से निकाले थे, उन ओर्स के जो टुकड़े हैं, ठीक है, हम उसे डालेंगे इस मशीन के अंदर, इस मशीन के अंदर डाल देंगे। तो इस मशीन में होगा क्या, है ना? इस मशीन में डालने से क्या होगा मैम? इस मशीन में डालने के बाद जो भी हम ओर्स के टुकड़े इस मशीन में डालेंगे, इस मशीन में वो गोल गोल घूमता रहेगा इस तरह से। इस मशीन में जब वो गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा? उन ओर्स का क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा। वो ओर्स जो है क्रश यानी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब बॉल मिल में ये जो ओर है क्रश हो गया, ट्रांसपोर्ट करना इजी हो गया। और बिफोर ट्रांसपोर्टेशन एक और चीज़, यस, बिफोर ट्रांसपोर्टेशन इसमें जो गैंग होगा, ठीक है, कोशिश यही होती है कि गैंग यानी जो कचरा है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन में पैसा, टाइम बर्बाद ना करें। So the gang is usually separated from the ore at the site itself by various methods. Okay? बहुत से methods हम यूज़ करते हैं, तो वो methods को हम यूज़ करके gang को निकालने का sources देखते हैं। हमने metals निकाल लिए, हमने ores निकाल लिया, उसको ट्रांसपोर्ट भी कर दिया क्रश करके, ठीक है। फिर उसके गैंग्यूज भी निकालने की कोशिश रहती है बाय वेरियस मेथड्स। तो अब उनका ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद वो आएंगे कहाँ पे? कंपनीज़ में। फैक्ट्रीज़ में आने के बाद हम क्या करते हैं? उन ओर्स को, ठीक है ना, जो कि हमने ओर्स इतनी माइन से ट्रांसपोर्ट कर लाया यहाँ पे, तो द ओर्स आर कैरिड आउट टू द प्लेसेस वेयर द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड। मेटल्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? फैक्ट्रीज़ में। और मेटल्स प्रोड्यूस करने के लिए हमने ओर्स को ट्रांसपोर्ट किया था फ्रॉम माइंस टू फैक्ट्रीज़। अब फैक्ट्रीज़ में आने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? फैक्ट्रीज़ में आने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करें हम द प्योरेस्ट फॉर्म एज वी कैन, ठीक है। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल निकालने की कोशिश रहती है, ठीक है। अब मेटल निकालने के बाद क्या करना है? ठीक है, हमने मेटल एक्सट्रैक्ट की, बट फिर भी कुछ अगर इम्प्योरिटीज़ है तो हमें उसे फर्दर प्योरीफिकेशन करना होगा, है ना, बाय यूजिंग डिफरेंट वेरियस मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन। फाइन। मेटल्स हमने ओर्स में से निकाले, उसको प्योरेस्ट फॉर्म से एक्सट्रैक्ट किया, और फिर हम देख रहे हैं कि अगर फिर भी उसमें कोई गैंग है, कोई कचरा है, हम उसको और प्यूरीफाई कर सकें, ठीक है। अब इस ओवरऑल प्रोसेस को, है ना, माइन से निकालना, ट्रांसपोर्ट करना, बॉल मिल में क्रश करना, कंपनी में ले आना, उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करना, ओर्स में से मेटल एक्सट्रैक्ट करके उसका प्योरेस्ट फॉर्म प्रोवाइड करना फॉर यूसेज,
ये जो ओवरऑल प्रोसेस है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, अभी तक हम मेटलर्जी देख रहे थे। यस, सो मेटलर्जी समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अब मेटलर्जी के बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। अब सोचो कि मैम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर अभी तक आपने शुरू नहीं किया। यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स जानने से पहले हमें कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी भी जानना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी क्या कहता है? सी देखिए, हम क्या कर रहे हैं अभी तक, हम एक ही चीज़ कर रहे हैं कि हम अर्थ क्रस्ट में से ओर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओर्स निकाल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ताकि उन ओर्स में से मेटल निकाल सके। तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल तो यही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम दी ओर, है ना। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी क्या कहता है कि सबसे पहला काम एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द ओर्स। अब वो आगे कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम आगे उस टॉपिक पे चलिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो वाला कॉन्सेंट्रेशन नहीं जो हम पढ़ाई में करना चाहते हैं बट होता नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर समझने से पहले हमें पता है कि ये एक ओर का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें बहुत सारे गैंग्यूज होते हैं। अब गैंग्यूज कौन से होते हैं? सैंड, सॉइल एंड रॉकी सब्सटेंसेस। अब इन सैंड, सॉइल एंड रॉकी सब्सटेंसेस वाले जो इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग करना फ्रॉम द ओर इज सेड टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। समझ में आया? सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर क्या कह रहा है? आई एम रिपीटिंग, गैंग ओर में से अलग करना, गैंग को ओर में से अलग करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर समझ में आया स्टूडेंट्स? यस। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में एग्जैक्टली और क्या होता है? चलिए, इन दिस प्रोसेस व्हाट वी विल सी फर्दर इज, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल है ना, ओर में सिर्फ गैंग नहीं होता, मेटल भी होता है। तो मेटल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना वो भी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। देखिए, हमने देखा कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ गैंग इज सेड टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन ओर। यस, अब गैंग निकालना है ना, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, साथ ही साथ समझते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एक ओर लिया हुआ है। ठीक है, रेड और ब्राउन वाले जो येलो एंड ब्राउन वाले जो दिख रहे हैं वो क्या है? गैंग है। रॉक पार्टिकल्स, सैंड, सॉइल, ये सब क्या है? इम्प्योरिटीज़ हैं, गैंग है। और रेड वाला जो है वो है मेटल। अब आप फोकस करिए, यहाँ पे हमने एक ओर लिया हुआ है। उस ओर में से अगर हम जो गैंग है, सैंड, सॉइल, वो कम से कम कर सके, ठीक है, सेपरेट कर दिया हमने मेटल और गैंग, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि हम गैंग को निकाल दें। तो आप देख सकते हो, आई विल रिपीट द प्रोसेस। यहाँ पे काफ़ी सारा गैंग था, हमने उसे क्या किया? सेपरेट कर दिया। ठीक है, क्या किया वो बाद में देखेंगे। सेपरेट हो गया तो आप देख सकते हो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजायर्ड मेटल बढ़ गया। हम यही कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में। समझ में आया? हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या कर रहे हैं? मेटल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और गैंग का कम कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या? मात्रा। ठीक है, मात्रा, हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं मेटल का। बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद से कुछ डाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि सिर्फ कचरा हटा दे रहे हैं, तो मेटल की कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही बढ़ जाएगी। ओके, नाउ देयर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल बढ़ाई, बट कैसे, है ना? हमें क्या करना होता है, हमें कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं, कौन से पर्पसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो वेरियस वेज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल बढ़ाने का जो पर्पस है उसके लिए हम बहुत से मेथड्स यूज़ करते हैं और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहला, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कैसा है और गैंग कैसा है, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर। दूसरा, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। भाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ज़्यादा है, कम है, उस बेसिस पे हम मेथड्स यूज़ करेंगे। सेकेंड, द फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर द प्योरिफिकेशन। कितनी फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं आपके पास, एंड सो ऑन। सो आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, वेरियस वेज आर यूज्ड फॉर द पर्पस। पर्पस क्या है?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल बढ़ाना, उसके लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड गैंग, दूसरा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, खुद की रिएक्टिविटी मेटल की, और तीसरा फैसिलिटीज़ जो हमें अवेलेबल हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल बढ़ाने के लिए। ओके, सबसे पहला मेथड जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में, दैट इज सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, separation based on gravitation. Second, magnetic separation method. Third is froth flotation process, and the fourth is the last one, that is leaching. तो सबसे पहले आज हम फोकस करेंगे सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटी। सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ग्रेविटी मतलब कुछ ऐसा जो कि नीचे की तरफ खींचे। चलिए आगे चलते हैं। द हैवी पार्टिकल्स ऑफ ओर्स कैन बी ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम द लाइट पार्टिकल्स बाय गैंग। गैंग लाइट पार्टिकल्स के होते हैं और जो मेटल है वो हैवी पार्टिकल्स होता है, ठीक है, पता है हमें। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल मेथड। अब ग्रेविटेशनल मेथड में कौन से मेथड्स आ जाते हैं? सबसे पहला विल्फले टेबल मेथड। विल्फले टेबल मेथड इज़ द फर्स्ट, एंड सेकेंड इज़ हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, विल्फले टेबल मेथड, ये दो मेथड्स हैं हम यूज़ करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला विल्फले टेबल। अब विल्फले टेबल का ओवरऑल हम सेटअप समझते हैं पहले, ठीक है। विल्फले टेबल का ओवरऑल सेटअप आप देख सकते हो, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यू विल सी द विल्फले टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग नैरो एंड थिन वुडन रिफल्स। अब रिफल्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। रिफल्स ऐसा होता है जब आप जिगजैग मैनर में ब्लॉक्स देखते हो, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो जो ऊंची बिल्डिंग्स जैसी है वो क्या है, रिफल्स, और जो नीचे फ्लैट सर्फेसेस हैं उसे हम कहते हैं स्लिट्स। तो दो ब्लॉक्स के बीच में जो जगह है ना, खाचा, उसे हम कहते हैं स्लिट। ओके, दो रिफल्स के बीच में खाचा है उसे हम कहते हैं स्लिट्स। समझ में आया? डायग्राम में दिख रहा है आपको स्लिट्स। तो अब लाइट कलर का जो है वो रिफल्स हैं और जो डार्क ब्राउनिश कलर के दिख रहे हैं वो है स्लिट्स। अब स्टूडेंट्स ये जो टेबल है ओवरऑल, ये क्या है, कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं वाइब्रेटिंग टेबल। सबसे ऊपर आप देखोगे 3 कंटेनर्स जैसे कुछ लगे हुए हैं। अब ये 3 कंटेनर्स किस लिए? 3 कंटेनर्स हो सकते हैं, एक कंटेनर हो सकता है, ऐसे बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ विल्फले टेबल होते हैं। सो यहाँ पे फिलहाल जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम है उसके बेसिस पे हम समझेंगे। सो जो 3 कंटेनर्स हैं यहाँ पे पाउडर्ड ओर डाले जाते हैं, और आप नीचे देखोगे एक पाइप है ब्लू कलर का दिख रहा है, उसमें से वाटर सप्लाई किया जाता है। गॉट इट? समझ में आया? तो पाउडर्ड ओर डाला जाता है कंटेनर्स में और फिर साथ ही साथ वाटर पाइप से वाटर सप्लाई किया जाता है। तो चलिए अभी ओवरऑल उसकी फंक्शनिंग देखते हैं, ठीक है। अब फंक्शनिंग में सबसे पहले क्या होगा, शुरुआत टॉप से होगी, इट इज पाउडर्ड ओर। अब यहाँ पे पाउडर्ड ओर जो है स्टूडेंट्स हमें कहाँ से मिला, याद है? बॉल मिल। यस, हमने वहाँ पे क्रश किया था ओर्स को, तो वो क्रश्ड ओर पार्टिकल्स जो कि पाउडर्ड ओर है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अगेन विद अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब पैरेलली चलेगा। क्रश्ड ओर और स्टीम ऑफ वाटर दोनों उस कंटेनर में साथ ही साथ डाले जा रहे हैं, आप देख सकते हो। यस, अब जब वो पाउडर्ड ओर और वाटर दोनों साथ ही साथ विल्फले टेबल पे आएंगे जो कि वाइब्रेटिंग है, तो वहाँ पे जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे ना स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो लाइटर पार्टिकल्स पानी के साथ बहते जा रहा है, ठीक है। इट इज़ कैरीड अवे अलॉन्ग विद दी फ्लोइंग वाटर। काफ़ी जूम्ड है, आप देख सकते हो। तो सिर्फ गैंग तो चला गया, बट अभी जो हेवियर पार्टिकल्स हैं जिसमें प्रपोर्शन ऑफ मिनरल बहुत ज़्यादा है, उनका क्या, दे आर ब्लॉक्ड बाय द रिफल्स। अभी आपको रिफल्स पता है, और दो रिफल्स के बीच में जो स्लिट है वहाँ पे जमा हो जा रहा है। कौन? प्रपोर्शंस ऑफ मिनरल्स जिसमें ज़्यादा है, अब वहाँ पे वो कलेक्ट हो गया। अब धीरे धीरे जो स्लिट्स में कलेक्ट होगा वो भी तो साइड साइड में आता जाएगा, देखा है आपने? स्लिट्स में जो जमा है मिनरल्स वो धीरे धीरे खसकते खसकते धीरे धीरे ऊपर से नीचे 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 आते आते सबसे लास्ट रिफल तक पहुँचेंगे। और वहाँ पे आप देख सकते हो, एज यू कैन सी द वीडियो जूम्ड, वहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे वो साइड से जो मिनरल्स हैं वो निकलता जा रहा है, साइड से मिनरल्स निकलता जा रहा है, और नीचे एक कंटेनर है जहाँ पे वो मिनरल्स स्टोर किए जा रहे हैं।
ओके, जो हैवी पार्टिकल्स जिसे मेटल्स कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो स्टोर हो रहा है। गैंग क्या हो रहा है, वो बहता चला जा रहा है बहते पानी के साथ, ठीक है। और जो प्रपोर्शन ऑफ हैवी पार्टिकल्स जिसे हम मेटल कह सकते हैं, है ना, वो धीरे धीरे साइड में एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट होता जा रहा है। सो विल्फले टेबल बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? और अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए और फिर से देखिएगा, आई गारंटी यू ज़रूर समझ में आएगा। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, दैट इज़ हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में सबसे पहले एक सेटअप है, इस पर फोकस करते हैं। ये जो सेटअप है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एक टैंक लाइक कंटेनर है जो कि टेपरिंग है ऑन दी लोअर साइड। टेपरिंग यानी ऐसा पतला होना, है ना, थोड़ा सा टेपर। तो यहाँ पे ऊपर ब्रॉड है और नीचे थोड़ा सा टेपरिंग एंड है टैंक का। अब इसकी नेमिंग्स पे फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर एक फीडर जैसा है जहाँ से पाउडर्ड ओर आएगा, और फिर हम देख सकते हैं कि दो आउटलेट्स हैं बाहर की तरफ। जो दो आउटलेट्स हैं, सबसे पहला ऊपर वाला आउटलेट जिसमें पानी के साथ साथ गैंग भी निकलेगा, और नीचे वाला जो वाटर आउटलेट है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड ओर विथ वाटर निकलेंगे। और एक वाटर इनलेट है, आई एम सॉरी मुझे वाटर इनलेट नाम देना चाहिए था। वाटर इनलेट अंदर की तरफ एरो है, वो अंदर की तरफ वाटर उससे सप्लाई किया जाएगा। तो दो आउटलेट वाटर के लिए है, एक ऊपर और एक नीचे, और एक इनलेट है लोअर साइड में। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, इसकी प्रोसेस, इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी? यस, अब हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल मेथड है। यस, तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये होगा कि अ फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द टैंक फ्रॉम द लोअर साइड। आपने देखा, अ फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द टैंक फ्रॉम द लोअर साइड, और धीरे धीरे टैंक में पानी फिल हो जाएगा। सबसे पहला हमने पानी फिल कर लिया टैंक में। यस, अब करना क्या है, ये जो फाइनली ग्राउंड ओर है, ओके, अब हम इसको रिलीज करेंगे इन द टैंक। याद रखिएगा, वो जो फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर है ये अभी भी चालू है, ठीक है। अब जब भी हम इसमें फाइनली ग्राउंडेड ओर डालेंगे, अब होगा क्या, डालने के बाद, ठीक है, सुनिएगा, पाउडर्ड ओर जब हम डालेंगे टैंक में तो नीचे से फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर है। तो ये जो फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर है, इसके फोर्स से, वाटर के फोर्स से गैंग और मेटल पार्टिकल्स ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ओके, क्योंकि क्रस्ट है ना, अलग अलग ही है पहले से। तो गैंग और वाटर, गैंग लाइट इन वेट होगा तो उसका मूवमेंट कहाँ होगा, और जो मेटल पार्टिकल्स हैं उसकी मूवमेंट कहाँ होगी, ये ध्यान से देखिएगा। तो अब देखोगे जो येलो कलर के गैंग पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे करके ऊपर से निकल गए, ऊपर वाले आउटलेट से, और जो मेटल पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे हैवी होते हैं इन नेचर, और वो सारे के सारे आ गए एट दी बॉटम, ठीक है। सो गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर एंड देयरफॉर दे फ्लो आउट along with the water jet from the outlet on the upper side of the tank and gets collected separately। समझ में आया? और फिर साथ ही साथ जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ओर के, जिसमें मेटल्स होते हैं, आर कलेक्टेड एट द बॉटम फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द टैंक। गॉट इट? यस, तो सिर्फ इतना ही है क्या काम? यस, तो यहाँ पे जो सेपरेशन था वो बहुत इजी था। पाउडर ओर हमने डाला ऊपर से, और फिर जो गैंग लाइटर पार्टिकल्स थे वो ऊपर वाले आउटलेट से निकल गए विद द फोर्सफुल जेट ऑफ वाटर, एंड जो ओर के हैवी पार्टिकल्स थे जिसमें मेटल्स हैं वो सारे आ गए एट दी बॉटम वन, ठीक है। इन शॉर्ट दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पे दोनों पार्टिकल्स के साइजेस तो सेम है बट सेपरेशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट्स, वेट के रिस्पेक्टिव उनका सेपरेशन हो गया। अब ये तो देखा हमने सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। नेक्स्ट इज द सेकेंड वन, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हमने बचपन में देखा होगा, वो सैंड में कुछ आयन फाइलिंग्स डाले और मैग्नेट लेकर गए तो फिर आयन फाइलिंग सब चिपक जाते हैं, सैंड अलग हो जाता है। यस, वो भी एक तरह का मैग्नेटिक सेपरेशन है, बट यहाँ पे हम एक दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले सेटअप पे फोकस करते हैं। सेटअप कैसा होगा? सेटअप पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज द टू टाइप्स ऑफ आयन रोलर्स। आयन रोलर्स, दो टाइप के आयन रोलर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले वाला यानी जो आगे वाला होगा वो होगा मैग्नेटिक रोलर।
अब क्यों होगा मैं बताती हूँ। मैग्नेटिक रोलर होगा सबसे आगे वाला, और जो पीछे वाला होगा वो नॉन मैग्नेटिक रोलर होगा। क्यों खर्चा बढ़ाना भाई? यस, और खर्चा ही नहीं, इसका रीज़न भी है। सो विल सी स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रोलर्स हमने देख लिया। नेक्स्ट, रोलर्स के ऊपर लगा हुआ है एक कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट जो है नॉर्मली लेदर का होता है या फिर ब्रास का भी हो सकता है। यू नो दैट ब्रास इज एन अलॉय। तो कन्वेयर बेल्ट और दो रोलर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस मशीन के। तो इसका मतलब बाकी सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट दी अदर पार्ट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब आप देखोगे कुछ कंटेनर्स हैं नीचे, जैसे हम कहते हैं कलेक्टर्स। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक चीज़ें अलग अलग स्टोर होंगी यहाँ पे। अब उसके बाद यस, पाउडर डोर। भाई जिसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो तो इम्पॉर्टेंट ही होगा। पाउडर्ड ओर डालेंगे हम इसमें, और सबसे ऊपर पाउडर्ड ओर डालने के लिए जो एक ओपनिंग है उसे हम कहते हैं फीडर। ओवरऑल सेटअप समझ में आ गया। मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए हमें क्या कैसा सेटअप चाहिए और क्या क्या चाहिए। गॉट इट? चलिए अब इसकी प्रोसेस पे फोकस करते हैं। मैग्नेटिक रोलर के साथ ये होगा कि जो मैग्नेटिक रोलर से जब करंट पास होगी ना, क्योंकि उसके अंदर एक कॉपर कॉइल होता है, तो जब मैग्नेटिक रोलर से करंट पास होगा तो ये जो कन्वेयर बेल्ट है ना, ये भी मैग्नेटिक की तरह काम करेगा। ओके, आपको पता है ना, जब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, एक मैग्नेटिक रोलर है, मैग्नेटिक रोलर से जैसे ही करंट पास हुआ वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और कन्वेयर बेल्ट भी उस पर्टिकुलर एरिया में, है ना, जहाँ तक रोलर का उसके साथ कांटेक्ट है, वहाँ तक वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। कौन? कन्वेयर बेल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो तो चिपकेंगे ही नहीं बेल्ट को, तुरंत गिर जाएंगे, है ना। देख रहे हो आप, रेड एंड ब्लू कलर के आपको ओर्स दिख रहे हैं, ये क्रश्ड ओर्स। तो यहाँ पे जो नॉन मैग्नेटिक है वो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, तुरंत गिर जा रहा है। जैसे ही कन्वेयर बेल्ट से कांटेक्ट छूटा, गिर जा रहा है, कांटेक्ट छूटा, गिर जा रहा है। वेयरएज जो रेड वाले हैं वो क्या है? मैग्नेटिक है। सो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, अलग से कलेक्ट किया जाएगा, और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो अलग से कलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैग्नेटिक पार्टिकल्स उस बेल्ट से कब तक चिपके रहेंगे? जब तक मैग्नेटिक रोलर का कांटेक्ट कन्वेयर बेल्ट से है। ठीक है, जैसे ही कन्वेयर बेल्ट से मैग्नेटिक रोलर का कांटेक्ट छूटा, क्रश्ड ओर्स नीचे गिर गए, मैग्नेटिक ओर्स नीचे गिर गए। समझ में आया? इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। रेड वाले हैं जो काफ़ी दूर जाकर गिर रहे हैं, और ब्लू वाले जो हैं तुरंत गिर जा रहे हैं, क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक हैं। So in this way what we do is we separate magnetic and non-magnetic ingredients in the ore using magnetic separation method. समझ में आया? काफ़ी easy है। yes, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर फिर से समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए और फिर से एक बार देखिएगा, डेफिनेटली समझिएगा। मैग्नेटिक सेपरेशन का जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, कैसेटेराइट। यस, कैसेटेराइट क्या है? एक टिन ओर है। ये जो टिन ओर है इसमें से हम मेटल निकालते हैं थ्रू मैग्नेटिक सेपरेशन। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, जो कैसेटेराइट यानी जो टिन ओर है, इसमें दो इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व हैं। कौन से? सबसे पहला नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट जिसे हम कहते हैं स्टैनिक ऑक्साइड, SnO2। अब Sn क्या है? टिन। अब ध्यान दीजिए, ये है कैसा? टिन ओर। कैसेटेराइट इज नथिंग बट टिन ओर। बट जो टिन ओर है ना, टिन ओर का जो मेटल है, टिन ऑक्साइड फॉर्म में है, और वो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है। उल्टा है, ठीक है। तो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट दैट इज स्टैनिक ऑक्साइड, Sn अगर आपको याद होगा, Sn स्टैंड्स फॉर स्टैनम, जो कि एक तरह का लैटिन नेम है फॉर टिन, इसीलिए SnO2। और जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट यानी कि जो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, FeWO4 दैट इज फेरिस टंगस्टेन, टंगस्टेट, फेरिस टंगस्टेट, फेरिस Fe, टंगस्टेट WO याद है, टंगस्टेन के लिए यूज़ करते हैं हम WO, बट WO स्टैंड्स फॉर वॉल्फ्रम, ये एक जर्मन नेम है। गॉट इट? सो जो हमें चाहिए वो नॉन मैग्नेटिक है, और जो नहीं चाहिए फॉर द टाइमिंग, क्योंकि कैसेटेराइट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से टिन मेजरली एक्सट्रैक्ट होता है, तो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, और मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट फेरिस टंगस्टेन इज नथिंग बट एक्चुअली एक्टिंग एज अ गैंग हियर। ओके, सो मैग्नेटिक सेपरेशन समझ में आया स्टूडेंट्स। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में जाने से पहले लेट अस डिस्कस टू टर्म्स, यानी दो टर्म्स की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है हमें फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को समझने के लिए।
Students, the first term is hydrophilic and the second is hydrophobic. Hydrophilic and hydrophobic से एक चीज तो समझ में आ रही है कि हाइड्रो मीन्स पानी होता है. हाइड्रोफिलिक आर द सब्सटेंसेस दैट डिजोल्व इन वाटर, है ना, दैट डिजोल्व इन वाटर. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो जब बारिश की बूंदे धरती पे गिरती है, यस, तो क्या होता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है ना. कोई मडी एरिया है जहाँ पे बारिश होती है तो देखते हो कि पूरा मड गीला हो जाता है ना, यस, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, वो हाइड्रोफिलिक है, यस, हाइड्रोफिलिक. फॉर एग्जाम्पल जब हम कपड़े धोते हैं, कपड़ों को भिगोते हैं पानी में, यस, वो भी हाइड्रोफिलिक होता है, फाइन. सो हाइड्रोफिलिक में क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, जो पानी से गीले हो जाते हैं. और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या, हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. अब ऐसी चीज़ें होती है क्या, है ना, तो स्टूडेंट्स होती है, डेफिनेटली होती है. यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमने कुछ एक सब्सटेंसेस ऐड ऑन किया हुआ है, देख रहे हो, पानी में, और वो मिक्सअप नहीं हो रहा, वो सेटल हो जा रहा है एज इट इज़, वो सेटल हो जा रहा है, मिक्सअप नहीं हो रहा है. आप उसे कोशिश करो चमचा वगैरह डाल के स्टर करके हिलाने की कोशिश करो, मिक्स करने की, स्टिल इट वोंट. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक. तो हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में जो ओर्स यूज़ करने वाले हैं वो भी होते हैं हाइड्रोफोबिक. हम यहाँ पे स्पेशली फ्रोथ फ्लोटेशन में यूज़ करने वाले सल्फाइड ओर्स, उसी के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन यूज़ होता है. तो सल्फाइड ओर्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है. दैट मीन्स वो पानी से गीले नहीं होते. तो क्या होता है, चलिए वो तो बात की बात है. पहले हाइड्रोफिलिक के और एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैंने सिंपल सा वाटर कलर लिया और उसे पानी में मिक्सअप करने की कोशिश की, सिंपली हो जाता है ना. तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में डिफरेंसेस समझ में आया स्टूडेंट्स. हाइड्रोफिलिक पानी में गीले हो जाते हैं, हाइड्रोफोबिक पानी में कोई असर नहीं होता, उन पे मिक्सअप नहीं होते. तो सल्फाइड ओर्स हमारा कैसा है, वाटर फोबिक यानी हाइड्रोफोबिक, पानी से डर लगता है उसको. तो फ्रोथ फ्लोटेशन में सबसे पहले जो फ्रोथ का मीनिंग है, फ्रोथ यानी झाग, है ना, जो झाग बनता है, ये हिंदी में झाग ही कहते हैं. तो झाग, कपड़े धोते वक्त देखा होगा साबुन के झाग आते हैं ऊपर, उसे भी कहते हैं एक तरह का फ्रोथ. तो यहाँ पे जो फ्रोथ है स्टूडेंट्स, ये सल्फाइड ओर का फ्रोथ है, सल्फाइड ओर का फ्रोथ है. अब ये कैसे क्या होगा हम देखेंगे आगे. सो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में फ्रोथ क्या है समझ में आ गया. तो चलिए देखते हैं सेटअप. जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टैंक होता है एक्चुअली. यहाँ पे हम टैंक्स के पहले पार्ट्स देख लेते हैं. एज यू कैन सी, एक इनलेट है एयर के लिए और दूसरा इनलेट है नीचे वाटर के लिए. टैंक में जो इनलेट है वो वाटर और ऊपर एक इनलेट है एयर का. फिर एक कंटेनर्स है जहाँ पे हम जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ओर है वो हम कलेक्ट करते हैं ऊपर, और नीचे टेलिंग है. टेलिंग यानी जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होंगे वो वहाँ से निकल जाएगा, टेल कचरा, ओके, निकल जाएगा. अब कुछ और पार्ट्स है क्या, यस, यू कैन सी दिस इज एन एजिटेटर. आई फॉरगॉट टू नेम इट आउट स्टूडेंट्स. दिस इज एन एजिटेटर जो नीचे की तरफ है ना, ब्लैक स्ट्रिप्स है उसको. दिस इज नथिंग बट एजिटेटर. अब होगा क्या, शुरू करेंगे प्रोसेस. यस, नाम हो गया, नामकरण हो गया, तो प्रोसेस शुरू करना है. फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में सबसे पहले हम करेंगे, टैंक में पानी भरेंगे, ठीक है, वाटर फिलअप कर दिया, यस, एक लेवल तक. वाटर फिलअप करने के बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर्ड ओर, क्रश्ड ओर. अब पाउडर्ड ओर या फिर क्रश्ड ओर जो हम डालेंगे वो एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आ गया, है ना, पानी भी डाल दिया, क्रश्ड ओर भी डाल दिया, ठीक है. बट याद रखिए जो हमारा ओर है यहाँ पे, सल्फाइड ओर, वो पानी में मिक्सअप नहीं होता. अब वो पानी में मिक्सअप नहीं होता, उसी के लिए हम अरेंजमेंट करेंगे, दैट इज हमने डाल दिया ऑयल. अब वो ऑयल कौन से होगा, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, जैसे पाइन ऑयल हो गया या फिर यूकेलिप्टस ऑयल हो गया. अब यूकेलिप्टस ऑयल हिंदी में, मराठी में सब नीलगिरी का तेल ही कहते हैं, है ना, काफ़ी अच्छा स्मेल होता है. यस, हमने वो ऑयल डाल दी, एक लेयर पानी का हो गया और फिर ऊपर ऑयल का. और सबको पता है कि पानी में ऑयल डालो तो मिक्सअप नहीं होता, ऊपर ऊपर फ्लोट करता रहता है. अब ये जो ऑयल है ये एक्चुअली हेल्प करेगा जो ओर्स पार्टिकल है, ओर पार्टिकल्स जिसमें मेटल हैं, उनको फ्रोथ फॉर्मेशन में. नेक्स्ट स्टेप, हमने जो
एयर इनलेट है वहाँ से एयर पास ऑन की, तो प्रेशराइज्ड एयर इज ब्लोन थ्रू द वाटर। एज यू कैन सी, जैसे ही हमने एयर इनलेट से एयर पास करेंगे, ये जो एजिटेटर है ना नीचे ब्लैक स्ट्रिप्स वाली, ये एजिटेटर जो है धीरे धीरे वहाँ से हवा पास करने लगेगा। धीरे धीरे नहीं, काफ़ी प्रेशर से हवा पास करेगा। ओके, सो द एजिटेटर रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस विल पास ऑन एयर। यहाँ पे ऑलरेडी वाटर है, ऑयल है और ओर पार्टिकल्स हैं। ओके, वाटर, ओर पार्टिकल्स एंड ऑयल। तो जैसे ही हवा यहाँ पे आएगी, अंदर पास ऑन होगा प्रेशराइज्ड एयर, तो क्या होगा, चीज़ें मिक्सअप होंगी। अब जैसे ही सारी चीज़ें एयर, वाटर, ऑयल, पार्टिकल्स सब कुछ यहाँ पे मिक्सअप होने लगेगा। बट आपको पता है कि जो ओर्स हैं वो पानी से तो असर ही नहीं होता, तो क्या होगा, दे ऑल स्टार्ट मूविंग ऑन, दे विल स्टार्ट मूविंग ऑन इन द टैंक एंड फिर वो धीरे धीरे ऑयल के साथ मिक्सअप हो जाएंगे, धीरे धीरे ऑयल के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एयर पास ऑन होगा, पार्टिकल्स ऑयल के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और बन जाएंगे फ्रोथ। ठीक है, बबल्स, बबल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब आप देखोगे जो ऑयल है, वाटर है और पार्टिकल्स और पार्टिकल्स मिक्सअप हो गए, फ्रोथ बनने शुरू हो गए। अब यहाँ पे जो फ्रोथ बनेगा वो क्या होगा, धीरे 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 जाने लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे फ्रोथ बन गए, बबल्स बन गए, आप देख सकते हो। फ्रोथ कैसे बना, फोम, साबुन का झाग है ना, फोम कैसे बना भाई, हवा भी है, पानी भी है, ऑयल भी है, इन सब के कॉम्बिनेशन से बन गया फ्रोथ। यस, साबुन लेते हो, बाल्टी में आप पानी में डालते हो और फिर जब उसे हिलाते हो, पानी में आप हाथ डालो, साबुन, पानी और अपना हाथ डाला, क्या कर रहे हो आप, मिक्सअप करते हो, एयर बबल्स उसके अंदर फिल कर रहे हो, तो झाग बनता है। सेम प्रोसेस, हवा, पानी और ऑयल, ये सब पार्टिकल्स के साथ मिक्सअप होके फोम्स बन गए। अब ये जो फोम्स हैं स्टूडेंट्स, धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। बहुत लाइट इन वेट होता है, ऊपर ऊपर जाएगा फ्रोथ। ठीक है, बट गैंग को आप देखिए, अभी तक वो बेचारा वहीं पे है। क्यों भाई, क्योंकि गैंग ऐसा है कि पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है, वेट हो जाता है, वेट होने के बाद वो नीचे सेटल हो जाता है और हम उसको निकाल सकते हैं फ्रॉम द टेलिंग। तो गैंग नॉट एट ऑल अफेक्टेड। बात कर रहे थे सल्फाइड ओर्स की, जो अभी बनने लगे हैं, धीरे धीरे झाग बन के ऊपर ऊपर जाएंगे, है ना। सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे ऑयल के साथ वो पार्टिकल्स भी चले गए ऊपर। अब आप देखोगे धीरे धीरे वो फोम जो है, झाग कलेक्ट होने लगा। ओके, धीरे धीरे वो झाग कलेक्ट होने लगा। अब हम उसको कलेक्ट करेंगे और हमें मिल गया हमारा सल्फाइड ओर। ठीक है, जो झाग बन रहा है उसे हम कलेक्ट करेंगे, हमारा सल्फाइड ओर भी मिल गया। हमें और क्या चाहिए, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड तो हम यूज़ ही इसलिए कर रहे थे कि सल्फाइड ओर निकाल सके, है ना। यस, तो सल्फाइड ओर हमें यहाँ पे मिल गया। सो इतना ही था। यस, लास्ट मेथड देखेंगे, दैट इज इन द अंडर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, द लास्ट मेथड इज लीचिंग। अब लीचिंग हम क्यों यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, लीचिंग यूज़ किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। यस, इन्हीं मेटल्स के लिए हम यूज़ करते हैं लीचिंग। तो लीचिंग में ओवरऑल होता क्या है, यस, लीचिंग में स्टूडेंट सबसे पहले ये होता है कि हम ओर पार्टिकल्स लेते हैं और एक सोल्यूशन में डालकर उसे छोड़ देते हैं। कौन सी सोल्यूशन, डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर ओर। अब हम जब उसे हीट सप्लाई करेंगे, सोल्यूशन और ओर वाले केमिकल सोल्यूशन इन ओर जो सोक करके रखा था, हमने उसे हीट सप्लाई की। अब हीट सप्लाई करते वक्त उसे ध्यान से देखते रहिएगा, जैसे ही हीट सप्लाई हो रहा है, जो मेटल्स थे, रेड कलर का ओर मेटल था, ओके, जो क्रश्ड ओर हमने डाला था उसमें रेड कलर के जो पार्टिकल्स थे वो मेटल के थे और जो ब्लू कलर के हैं वो गैंग्स हैं। जो रेड कलर के मेटल पार्टिकल्स थे वो सोल्यूशन के साथ मिक्सअप हो गया, कलर चेंज हो गया एज द हीट इज सप्लाइड। तो अब क्या होगा, गैंग्स सेटल हो गए नीचे, समझ में आया। तो यहाँ पे जो द ओर डिसॉल्व्स इन दैट सोल्यूशन ड्यू टू अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। यस, हमने देखा कि किस तरह सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया क्योंकि उसमें ओर पार्टिकल्स रिएक्ट कर गए। अब गैंगियों की बात कर रहे थे, जो गैंग्स था वो गैंग तो रिएक्ट नहीं किया, गैंग ने रिएक्ट नहीं किया तो क्या हो गया, वो डिसॉल्व नहीं होगा और डिसॉल्व नहीं हुआ तो मतलब वो नीचे सेटल हो जाएगा। अब जैसे ही वो नीचे सेटल हुआ,
हमें उसे सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। यस, हम सोल्यूशन को अलग और गैंग को अलग कर सकते हैं। यस, इज़न्ट इट? तो ये जो एग्जाम्पल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था। बॉक्साइट से हम क्या निकालते हैं? एल्यूमिनियम। ओके, बॉक्साइट क्या है? एक एल्यूमिनियम ओर है और उसमें से हम एल्यूमिनियम निकालेंगे। तो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लीचिंग मेथड। ये स्टूडेंट्स, लीचिंग समझ में आया? आई विल रिपीट द ओवरऑल प्रोसेस वंस। लीचिंग में हमने देखा कि किस तरह ओर और एक सोल्यूशन मिक्सअप करके हम छोड़ देते हैं उसे थोड़ी देर। सोल्यूशन डिपेंड करता है ओर पे। हम उसे हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करने पे क्या होगा स्टूडेंट्स? जो ओर पार्टिकल्स थे, ओके, उस सोल्यूशन के साथ धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेंगे। यस, देखते रहिएगा। डिसॉल्व हो गया ओर पार्टिकल्स सोल्यूशन के साथ। अब ये एक तरह का स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन है स्पेसिफिक ओर के लिए, तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यस, सो जिस तरह आपने देखा केमिकल कलर ऑफ दैट सोल्यूशन चेंज हो गया। अब इसका सेपरेशन, द गैंग हाउएवर डज नॉट रिएक्ट एंड देयरफॉर डज नॉट डिसॉल्व इन दैट सोल्यूशन, है ना? रिएक्ट नहीं करता, डिसॉल्व नहीं होता, वो उस सोल्यूशन में विदाउट अफेक्टेड है। अब हम क्या कर सकते हैं कि गैंग है उसे हम सोल्यूशन से अलग कर सकते हैं। यस, आपने देखा किस तरह गैंग को हम सोल्यूशन से अलग कर सकते हैं। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, एक बहुत ही अच्छा ओर है एल्यूमिनियम ओर, बॉक्साइट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, है ना? लीचिंग इसीलिए तो यूज़ होता है। तो हमने देखा लीचिंग मेथड, आई हैव रिपीटेड दिस मेथड ट्वाइस। ईजी मेथड है, याद रखिएगा। वैसे तो सारे ही मेथड्स ईजी हैं स्टूडेंट्स, और अगर आपको आज के इस सेशन में कहीं पर भी कोई भी डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन फील फ्री टू राइट इट अस ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम श्योरिंग यू दैट आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स, आज का आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। ऐसे ही और भी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।